आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश टैक्स बचाओ आंदोलन और 31 मार्च से पहले हम आपकी टैक्स प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इस प्लानिंग में कोई कसर ना रह जाए, इसीलिए हम रोज़ाना अब ये खास पेशकश लेकर आएंगे जहां पर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपको हमसे पूछना है तो फटाफट अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 31 मार्च से पहले। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट्स की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी टैक्स से जुड़ा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या निवेश रणनीति को लेकर या किसी इनकम को डिक्लेयर करने को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की भी। आपके निवेश को लेकर क्या क्या आपको डिक्लेयर कर देना है, किस किस के इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स आपको दे देने चाहिए। वैसे तो जो पुरानी टैक्स की प्रणाली है उसी में अब ये लागू होगा, जो नए टैक्स रिजीम में आ चुके हैं उनके लिए ये नहीं है। लेकिन अर्णव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनी ऑडियो स्कूल के फाउंडर हैं और इन्हीं से समझते हैं कि अब अगर आप एक पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी हैं तो लास्ट मिनट क्या क्या निवेश को लेकर प्लानिंग है जो आपको कर लेनी चाहिए, निवेश नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। अर्णव जी स्वागत है आपका। और वैसे तो 75 से 80% ऑन बोर्डिंग लोगों की नई टैक्स रिजीम में हो ही चुकी है, खासतौर से अब की बार हमने जब बजट में बड़ा सा ऐलान आता हुआ देखा। अब उसके अलावा जो लोग पुरानी टैक्स प्रणाली में अभी भी हैं उन्हें तो ये दस्तावेजों को इकट्ठा करना, उनको जमा करना, स्कैन करना, सबमिट करना जरूरी हो जाएगा। जो सैलरीड क्लास होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके दफ्तर में जनवरी फरवरी तक जो है वो मांग लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी 31 मार्च तक का आपके पास समय होता है। अब बताइए क्या क्या किया जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो आज की तारीख में जो पुरानी टैक्स सिस्टम है उसमें है, तो उनको वहां रहने का फायदा यही है कि वो सभी डिडक्शंस ले रहे हैं और डिडक्शंस बड़ी मात्रा में ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली नई टैक्स सिस्टम अच्छी पड़ेगी। तो जो भी पुराने टैक्स सिस्टम में है उनको तो ये निश्चित कर देना चाहिए कि जो जो डिडक्शंस वो क्लेम कर रहे हैं उनका पहले तो जो कंप्लीशन है वो हो चुका है। यानी कि मान लीजिए आपको सेक्शन 80C के जो 1.5 लाख है वहां पर आपको ये तय करना है और ये देखना है कि जो 1.5 लाख है वो पूरा का पूरा एक्चुअल निवेश हो चुका है। कई बार क्या होता है कि हम एक प्लान करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि हम ये करेंगे, लेकिन कई सारे जो निवेश है वो छूट जाते हैं। तो अगर ये निवेश छूटे हुए हैं तो आपके पास अभी भी एक हफ्ता है जहां पर आप ये निवेश करके लिमिट खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो एनपीएस का 50,000 का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है सेक्शन 80CCD1B में, अगर वो नहीं किया है वो आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 1.5 लाख है उसके अतिरिक्त है, एक एडिशनल अमाउंट है जहां का आप एक एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर है, वहां पर आप निवेश करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरी बात ये है कि सभी लोग को जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं वहां पर भी वो अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ प्रीमियम जो पेमेंट है उस पे डिडक्शन मिलता है। तो क्या आपने सभी व्यक्ति को एडिक्वेटली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया है, ये आपको देखना है। और इसमें कई बार क्या होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है वो मार्च के एंड में आपने कई सालों पहले ली होती, तो उसमें ये रिन्यूअल रह ना जाए, ये भी आपको देखना है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना चाहते हैं या आपका प्लान है यहाँ पर करना, तो वो भी आपको देखना है कि खत्म हो चुका है और ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आपको ये देखना है कि जो जो डिडक्शंस आप क्लेम करने वाले उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये आपको तय करना है और ये आपको चेक करना है इस समय। अब देखिए, एक ही हफ्ते का क्योंकि समय रह गया है और ऐसे में हम जानते हैं कि एक लंबा वीकेंड भी है। निवेश का भी तो ऐसा विकल्प हाथ में हो जहां पर आप निवेश भी करें और आपको फटाफट प्रूफ भी मिल जाए। इसके लिए आप किस तरह के निवेश विकल्पों का चुनाव करें? देखिए, जो निवेश विकल्प है, प्रश्न यही है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट मोड इस तरह से होना चाहिए कि वो ये जो लंबा वीकेंड आ रहा है उसके पहले वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट मोड होता है जहां पर आपको इंस्टेंटली आपको पता चलता है कि आपके फंड्स मूव हो चुके हैं। तो
उसकी जो रिसीट है या वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो आप प्रॉब्लम कहां पर आता है, मान लीजिए कि आपने कोई चेक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पीपीएफ अकाउंट है जहां पर आपको शायद आपने पूरा जो 1.5 लाख है वो कंप्लीट नहीं किया है और आपको लगता है कि आप यहाँ पर निवेश करेंगे और आप जाके चेक देते हैं और वो चेक क्लियर नहीं होता है इस साल, तो वो नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट साल में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो पेमेंट मेथड होती है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेमेंट पहले साल के अंत के पहले क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बारे में आपको रिसीट या जो प्रूफ है वो आप उससे जनरेट कर सकते हैं। तो लोगों को तकलीफ इसी में होती है कि खास करके जब ये लास्ट फ्यू डेज में जब हॉलीडेज आती है तो वो अगर ये फिजिकली करना जाए तो शायद ऑफिस खुली ना हो या चेक दिए तो वो चेक क्लियर ना हो, ये एक डेंजर रहता है जिससे आपको बचना चाहिए। आखिरी सवाल भी यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, इन इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी करना चाहिए। अब उसमें आप एनपीएस का इस्तेमाल करें, आप एलएसएस का इस्तेमाल करें, आप पीपीएफ का इस्तेमाल करें, कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि हो सकता है आने वाले समय में पुराना जो टैक्स की प्रणाली है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। अब ऐसे में ये जो निवेश हैं आपको तभी भी करते रहने चाहिए। बदलाव क्या करने होंगे वो तो खैर उसी वक्त आप तय कर सकते हैं, लेकिन गोल से अलाइंड निवेश करना कितना जरूरी हो जाएगा? देखिए, आज की तारीख में भी गोल से अगर आपने अपना निवेश अलाइन किया है तो वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जब आप ये निवेश करते हैं तो आपको एक टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है। दूसरी बात ये है कि आपका जो गोल है उसके लिए भी एक राशि जो है वो जुट जाती है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको एडिशनल अमाउंट्स भी वहां से कम निवेश करने पड़ते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ इट यहां से मीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिटायरमेंट गोल के लिए पीपीएफ का इस्तेमाल किया है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वहां पर ये जुट जाता है, तो फिर आपको एडिशनल प्लानिंग के वक्त ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक बात हो जाती है इन टर्म्स ऑफ गोल से लिंक करना। दूसरी बात ये है कि आपको इस समय जब आपको पता है कि एक ये ओल्ड सिस्टम फेज आउट हो रही है, एक नई सिस्टम टैक्स की आ चुकी है, तो सूनर और लेटर मेरे हिसाब से ये ओल्ड प्रणाली जो है वो बंद तो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो हर साल रिकरिंग प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो गोल से लिंक ना हो, उससे बचना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आपने इस प्रकार का कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑब्लिगेशन आ गया कई सालों के लिए, और फिर बाद में जाके अगर उसकी टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट जो आप अगले साल या उसके आगे जब भी आप चाहे तब वहां पर निवेश न करें और वो रकम कहीं और लगा दे, उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फ्यूचर की प्लानिंग आसान हो जाए। टर्नव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस पूरी पेशकश में अब कल भी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया हमारी इस पहली कड़ी में। ऑलराइट, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाएं उससे पहले नंबर फ्लैश कर देते हैं, जहां पर अगर आप भी अपनी टैक्स प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो सवाल बेझिझक भेज सकते हैं। 31 मार्च से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब आपको दें। 9619873567 हमारा नंबर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हेमंत रुस्तगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे वो हमारे साथ इस ब्रेक के बाद।